गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ज्ञान सुधा चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आज हम पिछली क्लास की श्रृंखला में वैदिक काल, वैदिक पीरियड, वैदिक संस्कृति का भाग 4 ले रहे हैं और इस वैदिक संस्कृति के भाग 4 में हम लोग मुख्य रूप से राजनीति और उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं। तो राजनीति किस तरह से है और अर्थव्यवस्था किस तरह से है, यहाँ पर आप मैप में देख रहे हैं कि किस तरह से वैदिक काल में एक्चुअली ये बात पहले आ चुकी है कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो सप्त सैंधव प्रदेश में थे। ये सप्त सैंधव प्रदेश है जहां पर आप देख रहे हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश, एक बार गौर से देखें, ये जो नदियों का भाग है, ये जो नदियों का भाग है इस सप्त सैंधव प्रदेश में है और इस सप्त सैंधव प्रदेश में प्रारंभ में आर्य है। आर्य कहां से आए, आर्य कहां के थे, इस बात को लेकर मतांतर है, लेकिन जो भाषाई आधार पर, भौगोलिक आधार पर और जो आजकल तो बहुत तरह की स्टडीज हैं, चाहे हम सीरोलॉजिकल स्टडीज कहें, चाहे हम जेनेटिक स्टडीज कहें, इतना जरूर दिखता है कि आर्य इस क्षेत्र में शुरुआत में थे। लेकिन धीरे धीरे आर्यों का प्रसार आप जैसे देख रहे हैं ये दक्षिण की तरफ भी हो रहा है, पूरब की तरफ भी हो रहा है। जब हम शतपथ ब्राह्मण की कथा याद करते हैं, विदेह माधव की कथा और गौतम याहुगण की कथा, विदेह माधव एक राजा का नाम है और गौतम याहुगण उनके एक राजपुरोहित हैं। तो वो कथा अपने, अब ये प्रश्न डिफरेंट एग्जाम्स में न जाने कितने बार पूछा गया है कि विदेह माधव की कथा का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में उसका उल्लेख मिलता है और गौतम याहुगण उनके पुरोहित हैं। तो अभी तक ये प्रश्न तो बना है कि विदेह माधव की कथा, लेकिन गौतम याहुगण की कथा, ये प्रश्न बहुत कम जगहों पर बना है। तो इस तरह के प्रश्न बनने के चांस हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से आर्यों का प्रसार पूरब की तरफ हो रहा है और बाद में दक्षिण की तरफ होता है। जब हम अपने यहाँ पर रामायण की चर्चा करते हैं तो आप सबने सुना है कि राम जी का जो प्रवास था, उनका जो मूवमेंट था वो साउथ की तरफ हुआ, अरण्य क्षेत्र में हुआ। तो इसलिए हम आर्य संस्कृति का जो प्रसार है, उस आर्य संस्कृति के प्रसार को हम अखिल भारतीय स्तर पर देखते हैं। तो ये इतना बड़ा प्रसार करने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि दो पक्ष इनके महत्वपूर्ण रहे होंगे, इसीलिए प्रसार हुआ। पहला पक्ष है कि राजनीति क्या थी, राज व्यवस्था क्या थी, राजनीतिक संस्थाएं किस तरह से थी। राजनीतिक संस्थाएं जब तक नहीं होंगी तब तक हम प्रसार की बात नहीं कर सकते। तो एक शब्द यहां पर हम ले लेते हैं वन बाय वन कि किस तरह से राजनीति है, किस तरह से राज व्यवस्था का विकास हुआ। जैसे देखिए, ये यूपीएससी में अलग अलग तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे वैदिक कालीन राज व्यवस्था, एक शब्द ये आया, एक शब्द आया राजनीतिक संस्थाएं और एक शब्द आया राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन। तो ये इससे क्या मतलब है? रामशरण शर्मा एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन रहे और उससे पहले जो डिफरेंट प्राच्यविद रहे और हमारे जो राष्ट्रवादी इतिहासकार रहे, उन्होंने वैदिक राजनीति को बहुत रूपों में एक्सप्लेन किया। तो उसमें उन्होंने यही चीज देखने की कोशिश की कि सबसे पहली बात आती है कि राज्य, राज्य की संकल्पना। एक्चुअली राज्य की संकल्पना ऐसा नहीं था कि शायद सिंधु घाटी में न रही होगी, क्योंकि सिंधु घाटी की लिपि का ज्ञान हमें नहीं है, इसलिए वहां की हम राज्य की प्रणाली क्या थी उसको एग्जैक्टली नहीं जानते हैं, क्योंकि उसको आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के बेसिस पर हम एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो वहां पर हमें कुछ लोकतांत्रिक संस्थाएं नजर आती हैं। वहां पर हमें एक शब्द आता है राजन, राजन शब्द आता है, वहां पर लोकतांत्रिक संस्थाएं आती हैं। वहां पर हम जब ऐत्रेय ब्राह्मण को देखते हैं या बाद के ग्रंथों को देखते हैं तो वहां पर हम रेवेन्यू सिस्टम को देखते हैं, एक ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम को देखते हैं, टैक्सेशन का सिस्टम देखते हैं। तो ये तभी संभव है जब कोई राज्य की संकल्पना होगी, और राज्य भी कैसा, सोरेन स्टेट होना चाहिए, संप्रभुता संपन्न राज्य हो। जिस राज्य के पास संप्रभुता संपन्न जो राज्य नहीं होगा, सोरेन स्टेट नहीं होगा, वो राज्य अपने आप में डिसीजन नहीं ले सकता।
तो ये कंसेप्ट हम यहां से देखना शुरू करते हैं। तो यही बात है, सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए यहां पर मैं दोबारा इस बिंदु पर आ रहा हूं कि जब खास करके मेंस का एग्जाम होता है और अगर आपसे राज व्यवस्था का प्रश्न आता है तो क्या आंसर लिखा जाए, और अगर आपसे राजनीतिक संस्थाएं पूछी जाए, एक्चुअली संस्था शब्द जो है एक तरह का सोशियोलॉजिकल शब्द है। संस्था अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव को लिए होती है, एक उद्देश्य को लिए होती है, और राजनीतिक जीवन का मतलब है, जैसे आज के हम बात करें लोकतांत्रिक जीवन, आज हमारा सबका लोकतांत्रिक जीवन है, उसका हिस्सा भारत का हर नागरिक है क्योंकि वो लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो जब हम राजनीतिक जीवन की बात करेंगे तो हर व्यक्ति का पहलू आएगा और राजा का पहलू भी आएगा, राजन का पहलू भी आएगा। जब हम राज व्यवस्था की बात करेंगे तो वो कौन सी व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत वैदिक काल का राज्य चलता था। एक्चुअली क्योंकि वैदिक काल में खास करके जब हम वैदिक राजनीति को हम दो भागों में बांटते हैं मुख्य रूप से, जैसा कि हम पहले भी करते आए हैं, ताकि इस बात को ठीक से हम समझ सकें। सबसे पहली बात आती है कि इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जैसा कि हमने पहले भी डिवीजन किया है, ऋग्वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल को हमने लगभग 1500 बीसी से लेकर के और 1000 बीसी तक माना है। ये एक स्टैंडर्डाइजेशन है, मैंने पहले भी कहा था, इसको लेकर के मतांतर भी हैं, लेकिन एक स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है, एक इस बात को सर्वमान्य रूप से रखा गया है कि ये लगभग टाइम रहा होगा ऋग्वैदिक काल का। दूसरी बात आती है लेटर वैदिक काल, ये लगभग 1000 बीसी से लेकर के और 600 बीसी तक का काल रहा। कुछ लोग इसको 500 भी कर देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मोटे तौर पर इस तरह से रखेंगे। अब जरा ये देखें यहाँ पे कि क्या क्या जीवन में परिवर्तन आया। ये प्रश्न मेंस में ऐसे भी बन सकता है कि ऋग्वैदिक कालीन राज व्यवस्था का या राजनीतिक व्यवस्था का, राजनीतिक जीवन का उत्तर वैदिक काल में रूपांतरण किस प्रकार हुआ। ये रूपांतरण के प्रश्न खास करके यूपीएससी के क्वेश्चंस में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको टॉपिक को ठीक से समझना, ग्रहण करना जरूरी है। इसमें फैक्चुअल बात नहीं है, क्योंकि फैक्चुअल चीजें ज्यादातर प्रीलिम्स में होती हैं, और वो भी आजकल प्रीलिम्स में भी क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चंस आने लगे हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं, इसलिए हमको टॉपिक को ठीक से समझना पहले जरूरी है। तो जब हम ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं तो यहां पर एक शब्द आया सबसे पहले, राज्य है या नहीं है। तो राज्य तो है। एक शब्द आता है वहां पर जन शब्द आता है। ये जन बेसिकली एक ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है, एक ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है, जनजातीय संगठन है। आपको याद होगा जब हम बात करते हैं शकों की, हुणों की, कुषाणों की, ये लोग भारत आए तो इनके एक जनजातीय संगठन हुआ करते थे। अब मध्यकाल में जब अफगान भारत आते हैं तो अफगानों का भी एक जनजातीय संगठन था, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंपल सा पहलू ये होता है कि उसमें सोशल इक्वालिटी होती है। तो यहां पर राज्य के संदर्भ में जन शब्द आया। जब हम इसी बात को उत्तर वैदिक काल में लेते हैं तो एक शब्द आता है जनपद, और यही वो जनपद है जो बाद के पीरियड में महाजनपद के रूप में रूपांतरित होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते। चाहे हम कौशल की बात करें, चाहे हम मगध की बात करें, चाहे हम दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में कुरु की बात करें, ये रूपांतरण है। तो जो यहाँ था वो यहाँ किस प्रकार से चेंज हुआ। आप देखेंगे कि जो राजा है, जन का एक प्रधान होगा जो कि राजन कहलाएगा, और ये राजन इलेक्टेड होगा। ये राजन इलेक्टेड होगा, राजन है यानी हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट राजन है, राजन को इलेक्ट किया जाएगा, राजन को चुना जाएगा। और इसलिए यहां पर हम एक बात ये भी करते हैं कि जो व्यवस्था है, ये जो मैंने राज व्यवस्था की बात की थी, ये राज व्यवस्था ये इलेक्टेड फॉर्मेट में हुआ करती थी। इसलिए इलेक्टेड फॉर्मेट के कारण से जो यहाँ पर लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, जिनकी अभी मैं चर्चा करूंगा, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जिनको हम कह रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे सभा, समिति, विविधता, गण, ये 4 मुख्य रूप से आते हैं, जिनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण सभा समिति है। तो ये जो राजन है,
राजन का निर्वाचन करने में सभा समिति की का रोल हुआ करता था। समाज के वरिष्ठ जनों का, महत्वपूर्ण जनों का रोल हुआ करता था, आम आदमी का रोल हुआ करता था। तो इसलिए यहां पर राजन इलेक्टेड है। यहां ये बात जरूरी है, क्या इस राजन को इसके पद से हटाया जा सकता था? हाँ, इस राजन को हटाया जा सकता था। अगर ये अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है तो इसे इसके पद से हटाया जा सकता था। आप लोगों ने सुना होगा, अभी हाल में एक चर्चा आई है, राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल भी इसी के अंतर्गत, कोई अगर जनप्रतिनिधि ठीक से काम नहीं करता, उसका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, तो उसको आप वापस बुला सकते हैं। अभी पूरी तरह से ये व्यवस्था लागू नहीं है, लेकिन जब हम ऋग्वेदिक काल की बात करते हैं तो वहां पर राजन के लिए प्रारंभ में ये लागू था। धीरे धीरे जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो ये राजन जो है, ये राजा हो गया, राजा, सम्राट, एकराट, ऐतरेय ब्राह्मण में करीब 5-6 तरह के नाम आते हैं एक राजा के लिए। और ये राजा का पद यहां इलेक्टेड था और यहां वंशानुगत हो गया। यहां इलेक्टेड था, यहां वंशानुगत हो गया। मैं इस फॉर्मेट में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आजकल जो मेंस के क्वेश्चन तो मैंने इस तरफ आपको लिख दिए हैं, प्रीलिम्स में भी आजकल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि समझ करके स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, या निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं, 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 सही है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इस फॉर्मेट में हम बात कर रहे हैं। तो ये राजन यहां पर इलेक्टेड है, लेकिन यहां वो वंशानुगत हो गया। एक जगह प्रोविजन आता है कि इस काल में भी, उत्तर वैदिक काल में भी राजा को फॉर्मली हटाया जा सकता था, लेकिन हटाया नहीं जाता था, व्यवहारिक रूप से नहीं हटाया जाता था। तो ये राजन की व्यवस्था हुई। जब हम अगला स्टेप इसका देखते हैं तो मैंने आपसे बोला कि सभा, समिति, विदत गण लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, लोकतांत्रिक संस्थाएं, सभा, समिति, विदत गण, ये 4 मुख्य संस्थाएं हैं, जिनमें से 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सभा एवं समिति। अब जरा इनके बारे में थोड़ा सा बात करें हम कि ऋग्वैदिक काल में क्या था और उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, किस रूप में रूपांतरण हुआ। पहले सबसे पहले देखते हैं कि सभा, समिति, विदत गण थे क्या। जब हम आर एस शर्मा को पढ़ते हैं, या आर एस शर्मा तो बहुत आफ्टर इंडिपेंडेंस बात आती है, हाल के 4-5 दशकों की बात आती है आर एस शर्मा के संबंध में, लेकिन जब हम पीछे जो स्कॉलर्स हैं, जो ब्रिटिश स्कॉलर्स हैं, यूरोपियन स्कॉलर्स हैं, उन्होंने जो जिस तरह से इसकी सभा, समिति, विदत गण का इंटरप्रिटेशन किया है, इसमें बहुत स्पष्टता नहीं है, इस कारण से मतांतर है। तो जैसे हम एक सर्वमान्य बात ये करते हैं कि सभा एक लोकल बॉडी थी, समिति एक इलीट क्लास की बॉडी थी, अभिजात्य वर्ग। अभिजात्य वर्ग की बॉडी थी, और कुछ जगह यह भी आता है कि समिति एक केंद्रीय संस्था थी, केंद्रीय संस्था थी, जबकि सभा एक लोकल बॉडी की तरह हुआ करती थी। विदत एक ऐसा, ये भी पूरी तरह से 100% श्योर इस बात पे नहीं है, लेकिन धर्म संबंधी मामलों में, संस्कृति संबंधी मामलों में विचार विमर्श के लिए विदत नाम की संस्था थी। और गण के बारे में हमें अभी तक कोई बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो सभा, समिति, विदत गण, ये क्वेश्चन आरपीएससी मेंस में भी बहुत बार पूछा गया है, यूपीएससी में ये लोकतांत्रिक संस्थाओं के संदर्भ में पूछा गया है। तो केंद्रीय संस्था, आज जैसे कि आज के संदर्भ में हम देखते हैं कि आज हमारे पास केंद्र की जो सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संस्था वो संसद है, पार्लियामेंट है। जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो वहां पर भी पार्लियामेंट आती है, और जब भारत की बात करते हैं तो हमने उनको फॉलो किया और हमने देखा कि ये पार्लियामेंट है। लेकिन जब हम ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं, अपने रूट्स में जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि वहां पर भी हम ग्राम सभा की संकल्पना को पाते हैं। आप जानते हैं कि पंचायत राज अधिनियम पूरा का पूरा आया 94 में, और इसी संकल्पना को अगर उसके पूरे दस्तावेज को पढ़ेंगे
तो वहां पर सबसे पहले इसी संकल्पना को लिया गया, बाद में चोलों की संकल्पना को लिया गया, फिर आज तक आया गया। तो कुल मिलाकर के ये सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं थी। और राजा के बनने में या राजन के बनने में सभा और समिति दोनों का रोल होता था। सभा और समिति, विशेष रूप से समिति का रोल हुआ ही करता था। तो इस तरह से ये चारों संस्थाएं महत्वपूर्ण थी और राजन इलेक्टेड था। जब हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो इन संस्थाओं का महत्व कम हो गया, महत्व कम। यहां पर एक बहुत ही विशेष बात ये मिलती है आजकल, क्योंकि जो विमेन स्टडीज हैं या जेंडर स्टडीज हैं उन पर बहुत विशेष रूप से बल दिया जा रहा है और बहुत से लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। जब हम इस बात को देखते हैं तो सभा समिति जैसी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी थी, महिलाओं की भागीदारी। क्योंकि जब हम अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपमुद्रा इनकी बात करते हैं तो वो यज्ञ की प्रक्रिया में भी शामिल है, वो सभा समिति विदत गण में भी शामिल है, आदि आदि। जब उनका हम रूप देखते हैं तो उन सब को हम अपने आप में महत्वपूर्ण पाते हैं कि महिला भागीदारी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि महिला भागीदारी थी, महिलाओं की भागीदारी थी। और जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो ये भागीदारी नगण्य हो गई या शून्य हो गई, नगण्य या शून्य हो गई। जब हम सभा समिति की बात करते हैं तो इनका महत्व कम हो गया, जब हम महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं तो ये भी कम हो गया। अब हालांकि ये सभा समिति को प्रजापति की दो जुड़वा पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि प्रजापति कौन है, ये उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता है, प्रभावशाली देवता है। उनकी दो जुड़वा पुत्रियां बताई गई हैं, सभा और समिति। अथर्ववेद में इसकी चर्चा है, लेकिन व्यावहारिक रूप से इन सभा समिति को महत्व नहीं मिला। अब एक बात आती है ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में हम जब चर्चा करते हैं तो ऋग्वैदिक काल में जैसा कि हम जानते हैं गाय महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन था, घुमंतु जीवन था, कृषि तुलनात्मक रूप से काफी कम थी, खास करके आर्यों के द्वारा। तो राजा के लिए एक शब्द आता है गोपति। लेकिन उत्तर वैदिक काल में भूमि महत्वपूर्ण हो गई, भूमि, इसलिए राजा के लिए एक शब्द आ गया भूपति। पति का मतलब स्वामी, ओनरशिप, जिसके पास ओनरशिप है। तो यहां पति का मतलब गोपति और भूपति। यहां भूमि महत्वपूर्ण हो गई, यहां गाय यानी कि पशुपालन महत्वपूर्ण हो गया। आप जानते हैं गाय को अघन्या कहा गया। तो गोपति और भूपति की दो संकल्पनाएं में देखते हैं। अब जब हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, नौकरशाही किसी भी राज व्यवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। जब हम ब्रिटिश पीरियड की बात करते हैं तो ब्रिटिश पीरियड में जो ब्यूरोक्रेसी हुआ करती थी, आईसीएस हुआ करते थे, उस सर्विस के लिए ही माना जाता था कि इट्स स्टील फ्रेम ऑफ ब्रिटिश राज। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे स्टील फ्रेम ऑफ ब्रिटिश राज कहा जाता था, तो ये सिविल सर्विसेज के लिए कहा गया है। तो यहाँ नौकरशाही की चर्चा इस रूप में है कि नौकरशाही किसी राज्य की व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मुगल काल में बात करते हैं तो वहां पर मनसबदारी व्यवस्था आती है, तो मनसबदारी को उसका आधार माना गया, राज व्यवस्था का आधार माना गया। तो जो नौकरशाही है ये अनौपचारिक है, अनौपचारिक है, यानी कोई फॉर्मल व्यवस्था नहीं है। राजा जिसको चाहे उसको बना देता था और उसके लिए न कोई सैलरी सिस्टम था, न कोई सर्विस रूल्स हुआ करते थे। चाहे हम अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं, चाहे प्रमोशन की बात करते हैं, चाहे डिमोशन की बात करते हैं, चाहे ट्रांसफर की बात करते हैं, जो आज हम सर्विस रूल्स की बात आती है, इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते इसकी एक फॉर्मल व्यवस्था
होने लगी, क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम आया। जब टैक्सेशन सिस्टम आएगा, करारोपण की व्यवस्था आएगी, राजा महत्वपूर्ण होगा, राज्य अपने आप में विस्तारित होगा, तो टैक्सेशन के साथ साथ राज्य के साथ सेना भी आएगी। पहले सेना फॉर्मल इनफॉर्मल हुआ करती थी, अनौपचारिक हुआ करती थी, अब सेना भी फॉर्मल होने लगी। तो जब हम स्टेट बिल्डिंग की बात करते हैं, राज्य निर्माण की बात करते हैं, इस राज्य निर्माण की निरंतर प्रक्रिया में हम ये बिंदु निरंतर देखते हैं। तो ये रूपांतरण की प्रक्रिया है। यहां एक बात दोबारा से मैं कहना चाहूंगा कि जब हम गोपति और भूपति की बात करते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बैटल आता है, जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। बैटल का नाम है बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राज्य युद्ध। कुछ जगह इसको 10 राज्य लिखा होगा, इंग्लिश में है बैटल ऑफ 10 किंग। बैटल ऑफ 10 किंग्स, इसको थोड़ा ठीक से समझना है क्योंकि ये पूछा जाएगा। एक्चुअली एक बात यहां पर ये समझ लें कि जब हम बैटल शब्द की बात करते हैं तो बैटल इज सिंगुलर। जब एक युद्ध हो और वो युद्ध निर्णायक हो जाए तो हम उसको बैटल कह देते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। लेकिन जब युद्ध श्रृंखलाबद्ध रूप से हो, कई दिन तक चले, तो उसको वॉर कहते हैं। तो वॉर एंड बैटल, तो ये बैटल ऑफ 10 किंग्स का मतलब क्या है, ये मोटे तौर पर पहले अब इस बात को समझने के लिए हमको उस पीरियड के सामाजिक संरचना को ठीक से समझना पड़ेगा कि संरचना में इस तरह से आया कि इस काल में आर्य और अनार्य दो समुदाय हुआ करते थे। जब इंटरप्रिटेशन की बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि आर्य सुपीरियर थे और अनार्य इंफीरियर थे। यह कह दिया जाता है कि आर्य एक इलीट शब्दावली है, यानी जैसे सम्मान सूचक शब्दावली है, और अनार्य सम्मान सूचक शब्दावली तुलनात्मक रूप से नहीं है। लेकिन हम जब एक निष्पक्ष मूल्यांकन करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो आर्य अनार्य दो तरह के कंसेप्ट आ रहे हैं। तो आर्य पंचजन के रूप में थे। इस पंचजन को जरा ठीक से समझ लें, इसको मैं आगे ले लेता हूं। पंचजन, अनु, ये क्वेश्चन आएगा, यदु, तुर्वश, द्रुह, अनु, यदु, तुर्वश, द्रुह। इस संदर्भ में हम जब बात करते हैं कि किस रूप में यह आया, तो एक तरफ सुदास राजा का उल्लेख है, जो आर्यों का राजा था, सुदास, और दूसरी तरफ 5 आर्य और 5 अनार्य राजाओं का उल्लेख है। एक्चुअली जो युद्ध हुआ, मैंने आपको बताया गोपति और भूपति वाली कंसेप्ट जो लिया था मैंने, कि जो राजा सुदास और दूसरी तरफ के जो राजा हैं, एक मुख्य कारण इसका जो राजपुरोहित संबंधी विवाद था, यानी कि वशिष्ठ और विश्वामित्र, इन दोनों के ईगो को लेकर था। पहला कारण इसका ये है। उस जमाने में जो राजपुरोहित होता था, उसका पद बहुत महत्वपूर्ण था, गरिमामय था। इसलिए इस पद पर राजा सुदास ने जब दूसरे पुरोहित को इसमें अपॉइंटमेंट दे दिया, तो इस कारण से ये जो दो व्यक्ति हैं, इन दो व्यक्तियों के बीच में पर्सनैलिटी क्लैश हुआ, और इसने एक राजनीतिक जो समीकरण था, उस समीकरण को बदला,
और इस युद्ध में अंततः राजा सुदास की जीत हुई। तो यहाँ हम गौर करने की बात करते हैं कि जहाँ हम पिछले संदर्भ में देख रहे थे कि आर्य और अनार्य राजा, आर्य अनार्य राजा, यहाँ हम देख रहे हैं कि आर्य भी साथ है और अनार्य भी साथ है, 5-5 है। तो जब इस तरह की स्थिति आ रही है, बैटल ऑफ 10 किंग्स, यहाँ पर एक छोटा सा कारण और बताते हैं कि इरिगेटेड लैंड, सिंचित भूमि का मामला भी था। सिंचित भूमि ऋग्वेद के 3 अध्याय में इसका उल्लेख आता है, सॉरी 7वें अध्याय में इसका उल्लेख आता है। और इस संदर्भ में हम ये बैटल ऑफ 10 किंग्स की चर्चा पाते हैं। तो ये अपने आप में इस काल में एक बात ये सामने आती है कि अब धीरे धीरे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं तो ये भूमि महत्वपूर्ण होती चली गई। अब एक बात ये भी आती है साथ में कि जब हम बाद के ग्रंथों को देखते हैं, चाहे हम ऐत्रेय ब्राह्मण को देखते हैं, चाहे हम शतपथ ब्राह्मण को देखते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण को देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण को देखते हैं, इनमें जो राजनीतिक जीवन, राज व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, उनमें संस्थाएं भी हैं, राजा का वर्णन भी है कि किस तरह से राज्य का नाम होगा। उन्होंने कुछ जगह राज्य बोला है, कुछ जगह भोज्य बोला है, कुछ जगह साम्राज्य बोला है। अलग अलग तरह के नामकरण हमको ऐत्रेय ब्राह्मण में विशेष रूप से मिलते हैं। एरिया वाइज उन्होंने डिवीजन भी किया, उदीच है, प्रदीच है, इस रूप में उन्होंने इसका डिवीजन भी किया। जब इस रूप में हम देखते हैं तो मैंने आपसे पहले चर्चा की थी कि राजनीतिक समीकरण बदलते चले गए। राजनीतिक जो संस्थाएं थी वो परिपक्वता की ओर अग्रसर हुई। इसलिए जो राज्य निर्माण की प्रक्रिया है, ये मेंस का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य निर्माण की प्रक्रिया। राज्य निर्माण की प्रक्रिया जिसकी जो पृष्ठभूमि है हम ऋग्वेद में देखते हैं, इस उत्तर वैदिक काल तक आते आते राज्य निर्माण की प्रक्रिया होने लगी और 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते पूरे राज्य निर्माण की प्रक्रिया हुई। और उसी क्रम में हम इन 2 रूपों को देखते हैं, राजतंत्र और गणतंत्र। यही कारण है कि जब बुद्ध का काल आता है, यानी 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल आता है, तो वहां पर हम राजतंत्रात्मक जो महाजनपद हैं उनको भी देखते हैं, जैसे मगध, काशी, कौशल, और गणतंत्र भी देखते हैं। चाहे हम कपिलवस्तु देख लें, चाहे हम अन्य किसी को 8 तरह के 9 तरह के गणराज्यों का उल्लेख आता है। तो ये राज्य निर्माण की प्रक्रिया भी, इसका बैकग्राउंड हम वैदिक पीरियड में पूरी तरह से देखते हैं। ये वही काल था जब राजा लोगों की जो स्थिति थी वो बहुत महत्वपूर्ण होती चली गई। और एक बात और महत्वपूर्ण आती है यहाँ पे कि ब्राह्मण और क्षत्रियों का प्लस क्षत्रिय, इनके बीच में एक गठबंधन हो गया, एक मौन गठबंधन हो गया, क्योंकि जो ब्राह्मण वर्ग है, ब्राह्मण वर्ण है, जो राजपुरोहित और उसका क्लास है, वो राजा के निर्वाचन में भाग लेगा। राजा को लेजिटिमेसी देने का जो राइट है, राजतिलक होगा। इसलिए जो ये राइट है, क्षत्रिय को राजा बनाने का राइट ब्राह्मण के हाथ में आया और क्षत्रिय ने इस ब्राह्मण वर्ग से एक राजपुरोहित बनाया या इस क्लास को डेवलप किया। तो एक ये परस्पर गठबंधन आया। हालांकि इसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, मार्क्सिस्ट ने इसकी और इंटरप्रिटेशन दी है। ये भी कहा गया कि ये एक ऐसा गठबंधन बना कि ये अनुत्पादक वर्ग बन गया और वैश्य और शूद्र हमेशा उत्पादक वर्ग रहा, टैक्स पेयर हमेशा वैश्य रहा। तो ये इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट का सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य है। तो ये कुल मिलाकर के राज्य निर्माण की प्रक्रिया आई। और बाद के ग्रंथों में हम एक बात और पाते हैं कि जब मैंने शुरुआत में बोला था जनपद, जन से जनपद और फिर यहीं से महाजनपद, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण
स्थिति है महाजनपद, और फिर एक प्रादेशिक राज्य। इस तरह के क्वेश्चन भी आजकल आते हैं। और फिर अखिल भारतीय राज्य, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, अखिल भारतीय राज्य। इसको जरा एक बार समझ लें क्या किस रूप में है। जनपद, जनपद। जब हम ऋग्वैदिक काल देख रहे हैं तो वहां पर जन शब्द आया, जब हम उत्तर वैदिक काल देख रहे हैं तो वहां पर जनपद शब्द आया, जब हम बुद्ध का काल देख रहे हैं यानी छठी शताब्दी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देख रहे हैं तो वहां पर महाजनपद आया। आप सबने सुना है कि अंगुत्तर निकाय में या और ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो ये महाजनपद शब्द आता है। और जब हम प्रादेशिक राज्य की बात करते हैं तो नंदों के समय में मगध एक प्रादेशिक राज्य के रूप में डेवलप हुआ। प्रादेशिक राज्य मतलब जिसकी टेरिटरी महाजनपद की तुलना में ज्यादा थी, जैसे कि बिहार हो गया, एमपी हो गया, यूपी का पार्ट हो गया, उड़ीसा हो गया, सम पार्ट ऑफ बंगाल हो गया, ये प्रादेशिक राज्य बन गया। तो नंदों ने एक प्रादेशिक राज्य डेवलप किया और इसी आधार पर, इसी पृष्ठभूमि में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखिल भारतीय राज्य डेवलप किया। तो कुल मिलाकर के ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल भारत की जो राज व्यवस्था है, भारत की जो राजनीति है, प्राचीन भारत की स्पेशली, उस राजनीतिक चिंतन का, उस राजनीतिक व्यवस्था का, उस टैक्सेशन के सिस्टम का मूल आधार बनता है। अब जरा थोड़ा सा इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब हम इतिहास की बात करेंगे, वैदिक काल के इतिहास की बात करेंगे, तो जो वैदिक साहित्य है उस वैदिक साहित्य को हम आधार लेते हैं किसी भी तरह की व्याख्या के लिए। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, या वैदिक साहित्य के जो अन्य भाग है, ब्राह्मण ग्रंथ है, जो अरण्य ग्रंथ है, उपनिषदिक ग्रंथ है, या अन्य साहित्य है, ये सब हम इसके अंतर्गत लेते हैं। जब हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे चर्चा की है कि राजन शब्द का उल्लेख सबसे पहले आता है, और राजन शब्द राजा को जो धार्मिक मामलों में या नैतिक मामलों में परामर्श देगा उसे पुरोहित कहा जाता था। परफॉर्म्ड रिलीजियस सेरेमोनीज एंड एडवाइजर, वो राजा के एडवाइजर के रूप में काम करेगा। जबकि सेनानी क्या होगा? सेनानी कमांडर इन चीफ होगा। लीडेड फोर्सेस ड्यूरिंग वॉर, युद्ध के पीरियड में, युद्ध के काल में ये सेना का नेतृत्व करेगा, सेना का नेतृत्व करेगा। तो राजा के पास, मैंने आपको बताया था अभी, राजा के पास ऋग्वैदिक काल में देयर इज नो एब्सोल्यूट पावर, इसके पास सर्वोच्च शक्तियां नहीं है, क्योंकि शक्तियां वो इलेक्टेड है, वो जनता के माध्यम से, जनता के माध्यम से शक्तियों का उपभोग करेगा। मैंने आपको बताया था सभा और समिति ये स्मॉल असेंबली है, लोकल बॉडीज की तरह है, जबकि समिति क्या है? ये लार्जर असेंबली है जो केंद्रीय सभा के रूप में है। विमेन ऋग्वैदिक काल में भाग ले सकते थे, उत्तर वैदिक काल में भाग नहीं ले सकते थे। ये सभा समिति के बारे में दो असेंबलीज, मैंने तो आपको विदत और गण भी बताया था। तो ये मैंने आपको बताया कि 10 डॉटर्स ऑफ प्रजापति, प्रजापति की 2 जुड़वा पुत्रियों के रूप में सभा और समिति का उल्लेख पाते हैं हम लोग। अब ये एग्जाम में पूछे जाने वाले शब्द हैं, जरा हम इन पर गौर कर लें, क्योंकि ये मैचिंग के क्वेश्चंस इस रूप में आने हैं। जैसे मैं यहां पर आपसे चर्चा करूंगा व्रजपति, इसको हम एक बार यहीं पे ले लेते हैं। व्रजपति, व्रजपति, पति मतलब स्वामी, व्रज मतलब चरागाह। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये पूछे जाने वाले हैं, मैचिंग में होगा। तो यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा है ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ पास्चर लैंड, यानी कि चरागाह भूमि का ये प्रमुख अधिकारी होता था। इसी तरह से एक शब्द लिखा है स्पश, ये तो कई बार यूपीएससी में पूछा गया है। स्पश, स्पश ये एक तरह का दूत भी है और ये एक तरह के जासूस भी हैं, गुप्तचर भी हैं। एक ग्रामणी, ग्रामणी तो ये विलेज का हेडमैन, नाम से यार पता लग रहा है, ग्रामणी मतलब विलेज का हेडमैन, ये पूछा नहीं जाएगा। कुलापति, कुलपति या कुलापति, ये कुल फैमिली से रिलेटेड है, तो ये हेड ऑफ फैमिली होता था।
भाग दुख, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। भाग दुख, भाग दुख। भाग दुख एक रेवेन्यू ऑफिसर होता था, एक राजकोष का अधिकारी होता था, एक रेवेन्यू ऑफिसर यानी राजस्व अधिकारी हुआ करता था, सर्वोच्च राजस्व अधिकारी। और संग्रहिता, ये भी इंपॉर्टेंट है, संग्रहिता, ये संग्रहिता जो है ये ट्रेजरी से रिलेटेड ऑफिसर होता था, ट्रेजरी से रिलेटेड अधिकारी था, यानी कि राजकोष से संबंधित अधिकारी था। महिषी, ये महिषी को मैं अलग से लिख देता हूं, महिषी, ये खूब चर्चा है इसकी, महिषी। इसी से बाद में पट्ट महिषी शब्द निकला। महिषी होती थी रानी, बेसिकली रानी होती थी, बाद में इसी के लिए पट्ट महिषी कह दिया गया। जो उनमें से हेड रानी होती थी, पट रानी होती थी, उसके लिए हेड कह दिया जाता था। एक शब्द आया सूत, चैरिटियर एंड कोर्ट मिनिस्ट्रल, ये रथी हुआ करता था, रथ को खेने वाला, रथ को ले जाने वाला। आप लोगों ने महाभारत में अक्सर सुना होगा, कर्ण के लिए बोला गया सूत पुत्र, क्योंकि उसको एक सूत कम्युनिटी के व्यक्ति ने उसको पाला, इस कारण से उसे सूत पुत्र कह दिया गया। गोविकर्ता, ये भी खूब पूछा जाता है, जो कि फॉरेस्ट का और जो खेल प्रमोद की सामग्री है उनका अधिकारी हुआ करता था। पालागल, पालागल एक राजा का एक घनिष्ठ सहयोगी था, मैसेंजर भी था, सहयोगी भी था। इस प्रकार से अक्षवाप, ये एक दो बार पूछा गया है, अक्षवाप को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं हिंदी में, अक्षवाप। एक्चुअली ऋग्वैदिक काल में जो मनोरंजन के साधन हुआ करते थे, वहां पर पासा खेलना होता था। ये एक तरह का खेल है, एक तरह का जुआ है, और हम बाद के काल में भी देखते हैं कि इस तरह की स्थिति आती है। तो ये अक्षवाप उससे संबंधित अधिकारी था और अकाउंट्स का काम भी करता था। स्थपति, स्थपति, ये सब डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन है। स्थपति ये चीफ जस्टिस था, ये न्यायिक अधिकारी था, न्यायिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी था। तो ये कुल मिलाकर के इस पूरे एपिसोड में, पूरे प्रक्रिया में हमारे पास ये क्वेश्चंस बनने को हैं, ये क्वेश्चंस बनने को हैं। और एक बात यहाँ पर और जो हमें चर्चा में करनी चाहिए वो ये कि उत्तर वैदिक काल में एक बात और आती है कि रत्निन शब्द आया, रत्निन, 11 + 1, टोटल मिला के 12। शतपथ ब्राह्मण में इनका उल्लेख मिलता है और इसमें रत्निन शब्द आया, जो मैंने अभी आपको बताए हैं। पुरोहित है, पट महिषी है, पालागल है, कोविकत्रा है, सेनानी है, ये सारे अधिकारी इसमें हुआ करते थे और राजा को परामर्श देने का काम करते थे। एक तरह का आज की तरह से ये मंत्रिमंडल था। तो इस प्रकार से हम इस वैदिक काल के इस पूरे एपिसोड को देखने की कोशिश करते हैं और ये एक इसका सामान्य परिचय था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।